नमस्कार बच्चों। तो हम लोग एल्कीन का हाइड्रेशन देख रहे थे नहीं, तो उसमें हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कर लिए थे और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में आपको बोला था असाइनमेंट लगाने को ना, एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग 10 मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का हम लोगों ने मैकेनिज़्म अभी नहीं देखा है ना, और कुछ बातें उसमें और बाकी हैं, तो असाइनमेंट के बाद उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स की अगर हम लोग बात करें तो एडिशन ऑफ HX पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 कर लेंगे। एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ये, सी ऑप्शन। और हाँ, 89 कर लोगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, इज़ अ टाइप ऑफ, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। 92 अभी पढ़े नहीं हैं, तो 92 इसको अभी छोड़ सकते हैं। 94 में ऑप्शन गलत है, 94 का कोई ऑप्शन सही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 अगर सब लोग देखें तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, है ना, तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर इज द रेट। तो ऑप्शन बी अगर आप देखो, ऑप्शन बी, है ना, तो ऑप्शन बी में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 94 अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन बी में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे ज़्यादा रेट होना चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, और इससे ज़्यादा रेट होना चाहिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, है ना, CH2, यही दिया है शायद। ठीक है, तो देखो, तो इसमें H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा इस कार्बोकेटाइन के पास। और अगर इसमें H+ यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो सबसे ज़्यादा रेट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है वो RDS होता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ऐसा ऑप्शन, हाँ, अब बी ऑप्शन में ना यहाँ पे गड़बड़ साइन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन, इसको ग्रेटर, इसको लेस बोल रहा है, इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 कर लेंगे। द फास्टेस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस इन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, 2 बेंजीन वाले स्ट्रक्चर बने हैं, उसके बगल में पाई बॉन्ड है, उस पर H+ करेगा अटैक, तो उसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको चेक कर लेना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिखाई दे रहा है? कार्बोकेटाइन, A वाला, है ना। ठीक है, सबसे कम कौन है? B वाला। अगर मान लीजिए इसी में ऑर्डर पूछ लेता कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो कैसे करते? सबसे पहला हो जाता A, क्योंकि O का बैक बॉन्डिंग उसको स्टेबलाइज करता, फिर हो जाता C, क्योंकि मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन और +I उसको स्टेबलाइज करता, फिर होता D, और लास्ट में होता B, क्या? क्योंकि NO2 का -I उसको डिस्टेबलाइज करता। 96 हो जाएगा, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 97 भी लगभग वही है। 98 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। हो जाएगा भाई, बताओ, बहुत सिंपल है ना, मतलब सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें यहाँ पर H+ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एक जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके पास बैक बॉन्डिंग है, और बैक बॉन्डिंग हो गई, और +6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या? तो बैक बॉन्डिंग हो गया, और ये भी ऑक्टेट कंप्लीशन बैक बॉन्डिंग है, नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल
ये होने वाला है ना, पढ़े हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ, इसमें भी देखो अगर H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग है और प्लस सेम 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग और 6 अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, HCl से रिएक्शन करा रहा है, तो ये क्लियर है कि Q और R जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू P, है ना। अब इन दोनों में क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा, ये ज़्यादा अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से सबसे ज़्यादा रेट, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है, तो सबसे ज़्यादा R, फिर Q, फिर P, है ना। मतलब रेट इस हिसाब से अरेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसका आंसर अपने को करना है तो R, फिर Q, फिर P, मतलब C ऑप्शन। क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है ना, ये 98 था, क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन एल्कीन्स का आपको रेट पूछ रहा है, कर लेंगे बड़े आसानी से। देखो तो ज़रा, एक आपको ये दिया हुआ है, सबका ना ओपन स्ट्रक्चर बना लो। एक ये हो गया, ये ए है मान लो, एक हो गया ऐसा, ये बी हो गया, एक है यहाँ पर CHO जुड़ा हुआ है, नहीं CH डबल बॉन्ड CH2, ये C हो गया, और एक में चारों वैलेंसीज पर साइनाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ देखना है अपने को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। तो इसमें H प्लस, इसकी बात किए थे हम लोग कि इसमें प्लस चार्ज बनेगा और इसका -I और थोड़ा बहुत +M है, बैक बॉन्डिंग है, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। तो इसका रेट कम होगा, इसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा है ना, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें जब H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और इसका स्ट्रॉन्ग -I है, या अगर H प्लस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो भी इसका -I लग रहा है। आ रही ना बात समझ में। इसमें अगर बात करें तो कहीं पर भी H प्लस अगर अटैक करेगा तो साइनाइड का स्ट्रॉन्ग -I है, इसमें यहाँ प्लस अगर आया तो भी कार्बोनिल का -I और प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इससे तो ये कम ही स्टेबल हुआ, और प्लस ये -I से इस एल्कीन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, है ना। और ये -M से अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए, तो इस -M से इस एल्कीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, और -I से भी खींच रहा है। तो जब एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं रहेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो जाएगा। यही तो हम लोग लास्ट क्लास में इस पर एक क्लास में जब हम लोग रेट की बात कर रहे थे तो ये एग्जाम्पल लिए थे और यही आपको समझाए थे, है ना, कि भाई ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन -I से खींच लेता है तो इसका इस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घट जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड घट जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है, समझ के बाद, तो इसलिए ये कम रिएक्टिव हो जाता है। तो वैसे ही जब ये -M से इलेक्ट्रॉन, ऐसा रेजोनेंस तो हो ही रहा होगा यहाँ पर, कि ऐसा रेजोनेंस नहीं करेगा कि नहीं भाई अपने को तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना है, नहीं, ये तो चल रहा होगा। तो जब ये रेजोनेंस चल रहा होगा तो ये -M से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी कि इसकी ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसमें दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग -I है -M है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर है। तो इस वजह से जो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा B, फिर होगा A, फिर होगा C, और लास्ट में होगा कौन, D। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर इसमें पूछा जाए, इसके ऑप्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेट हो जाएगा 2 का, फिर होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 4, दैट इज़ D ऑप्शन। ठीक है, तो D ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इतना बात हो गया समझ में। चलो इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं।
देखो कुछ क्वेश्चंस और देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेंगे, कार्बोकेटाइनिक रिएरेंजमेंट होगा और सी बन जाएगा। नहीं, 101 अभी छोड़ दीजिए, 101 अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। 104 कर लिए होगे, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। 105 में भी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। 106 एनर्जी प्रोफाइल देखना है ना, ठीक है। अच्छा, 106 में जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें प्लस चार्ज नहीं होगा। जब ब्रोमीन जुड़ गया है तब वहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हटा दो। अब बोल रहा है कि इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम। ऐसा मुझे सिर्फ दो में दिखाई दे रहा है, बी और सी में, ठीक है। ए में भी मान के चलते हैं, ए में भी ऐसा मान लो, ठीक है। तो ए, बी और सी में, डी तो नहीं हो सकता क्योंकि डी में एंडोथर्मिक बोल दिया है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो, बस आपको ट्रांजिशन स्टेट से पहचान लेना है। जब पहली बार उस पाई बॉन्ड पर H प्लस अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, है ना। चलो भाई, एक आ गया, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। अच्छा, क्योंकि वही RDS है, तो RDS मतलब उसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सी में है। ए में एक्टिवेशन एनर्जी कम है और दूसरे वाले स्टेप का ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरा फास्ट होता है, पहला RDS होता है, तो या तो बी हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी में भी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो सी आंसर वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। खैर, मैच करा लिया जाए। तो RDS बना, कार्बोकेटाइन बना, फिर कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट हुआ तो एक छोटा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन 6 मेंबर्ड रिंग टर्शरी एकदम नीचे आ गया। सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, दूसरा वाला स्टेप। और उसके बाद थर्ड वाला, जब Br माइनस अटैक करेगा तो फिर एक छोटा एक्टिवेशन एनर्जी के साथ फिर से एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका आंसर सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, 107 हो गया होगा ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल अंडरगो मार्कोनिकॉफ एडिशन व्हेन रिएक्टेड विद HCl। क्वेश्चन नंबर 107 जरा एक बार देख लिया जाए। 107 इसमें देखो बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल मार्कोनिकॉफ एडिशन देंगे। पहला है प्रोपीन, दूसरा है नाइट्रोइथीन, फिर है प्रोपिनल, नाइट्रोइथीन, फिर है प्रोपिनल, यही है प्रोपिनल, और लास्ट में है क्लोरोइथीन। एक को 1 बोल दिया, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला 4 है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ कौन कौन देगा, तो ये मार्कोनिकॉफ देगा क्योंकि H प्लस यहाँ आएगा, ये कार्बोकेटाइन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ज़्यादा स्टेबल है, तो एक ये मार्कोनिकॉफ दे देगा। ये नहीं देगा मार्कोनिकॉफ क्योंकि यहाँ जब अटैक होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई से इसको डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। अगर H प्लस का अटैक इस वाले कार्बन पे होता तो प्लस यहाँ आता, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होता और माइनस आई दूर हो जाता। तो इस वाले में एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ से जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो अनस्टेबल है। और हम लोगों ने बात करी थी कि भाई हम लोग मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से नहीं बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक ये बात हो गई। दूसरा, इसमें अभी देखा हम लोगों ने, अगर इस पर H प्लस का अटैक होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई से ये भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो इसमें भी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। मतलब H प्लस यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ हैलोजन आके जुड़ेगा, ठीक है। इस वाले में यहीं पर H प्लस अटैक होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा और इसका माइनस आई है और साथ साथ प्लस M है, ठीक है। इस पर हम लोगों ने बात करी थी आपसे कि देखो, अगर H प्लस का मार्कोनिकॉफ की तरह से अगर मान लीजिए अटैक हुआ,
तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अटैक हुआ तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इसका माइनस आई हैलोजन का बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि हैलोजन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप है। तो डिस्टेंस बढ़ जाने से माइनस आई यहाँ पर है ना कम पहुँच रहा है, और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसका माइनस आई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ना। लेकिन क्योंकि हैलोजन का माइनस आई हम लोगों ने बात किया बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा माइनस आई नहीं है कि प्रोपिनल के जितना है या NO2 के जितना है या साइनाइड के जितना है, उतना ज़्यादा नहीं है माइनस आई। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट भी है, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट भी है। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन और प्लस थोड़ा सा प्लस एम मिलाकर इससे कहीं ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और माइनस है आई है बस। इसके पास माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इसको ज़्यादा स्टेबल कर रहा है और इसको रिलेटिवली ये कम स्टेबल। तो इस वजह से ये मार्कोनिकॉफ एडिशन ही देगा, ठीक है ना। ये हम लोग बात किए थे कि देगा मार्कोनिकॉफ, हाँ रेट इसका कम हो जाएगा क्योंकि माइनस आई से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, ये माइनस आई से इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। समझ के बाद चलिए, तो आंसर हो जाएगा अपना कौन कौन मार्कोनिकॉफ देगा, 1 और 4, ठीक है। यही शायद पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 108 छोड़ दीजिए अभी। क्वेश्चन नंबर 109, हाँ कुछ लोग इसमें फंस गए होंगे, 109 कुछ लोगों से नहीं बना होगा क्या। 109 बोल रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इनमें से किस में ऑब्जर्व नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से बी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो जरा, है ना। बी है 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 109, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो हम लोग HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, मान लीजिए हम लोग ये अपनाते हैं, तो अब इसमें किधर भी H और किधर भी ब्रोमीन आए, क्या कहीं पर H ज़्यादा और कहीं पर H कम है, बताओ तो ज़रा। क्या इसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोलेंगे या मार्कोनिकॉफ बोलेंगे। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट वाला जो रूल है वो फेल हो रहा है, क्योंकि दोनों कार्बन पर बराबर हाइड्रोजन है। लेकिन मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में तो ये बोलता है कि जहाँ ज़्यादा H होगा वहाँ पर अटैक करेगा H और दूसरी जगह पर जाएगा ब्रोमीन, क्या। लेकिन ऐसा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर दोनों तरफ बराबर है तो किधर H और किधर ब्रोमीन है तो हम लोग नहीं बता सकते। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई मतलब नहीं है, क्लियर बात। तो इसका मतलब 109 वाले का आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी 2 ब्यूटीन, है ना। 110 हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये इस असाइनमेंट का सारा बात था। अच्छा, इसके बाद आपको अभी जो हम लोग हाइड्रेशन पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 128 से, ठीक है। 128 से 138 139, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अब आप ये करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ आगे आओगे 111 से, फिर बाद में करोगे। तो अभी 128 से 139 इसको करके रखना, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए भाई, इतनी बात क्लियर हो गई सबकी। आ जाओ, आसान है। अभी एल्कीन के प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा बातें, कोई नई बात है सच नहीं है। ठीक है,
और अब धीरे धीरे बातें रिपीट हो रही हैं और रिपीट होने ही लगेंगी, ठीक है ना। तो अब परेशान होने की बात नहीं है, इतना ही बार बार रिवाइज करते रहोगे, लगभग बातें अब सेम होने वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एक क्वेश्चन आपको देकर वहाँ पर क्लास हम छोड़े थे। चलो ज़रा ये क्वेश्चन कर लिया होगा सबने, है ना। ये हम लोगों ने लिया था और इसमें हम लोग B2D6 THF डाले थे और सेकेंड स्टेप में हमने ले लिया था D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताना था। तो देखो इसमें भी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ डिफाइंड नहीं है, कहीं भी D और कहीं भी OD आ सकता है ना। तो मान लिया कि एक बार यहाँ D और यहाँ OD आ जाए, लेकिन इसमें सिन होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। तो प्रोडक्ट थोड़ा बनाया जाए तो ये CH3 एज इट इज़ है। मान लीजिए कि एक बार D और OD अबव आया तो एक बार बिलो वाला भी बना सकते हो, क्योंकि सिन होना चाहिए बस। तो एक बार D ऐसा और OD ऐसा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये दोनों प्रोडक्ट बने, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई। जब D इधर और OD इधर आ सकता है तो D इधर और OD इधर भी तो आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ तो कोई भी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं है, तो दोनों तरफ से अटैक हो जाएगा। तो ये मिथाइल तो अबव ही रहेगा और इस बार D यहाँ और OD यहाँ, सॉरी ये भी अबव रहेगा ना, दोनों सिन है। और एक और प्रोडक्ट हम लोग सोचेंगे, ये मिथाइल ऐसा और इस बार D पीछे और OD भी पीछे। बोलिए, आया समझ में बात। तो ये 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ मुझे चेक करके कि क्या एक्चुअली 4 प्रोडक्ट ही हैं या इनमें से कुछ सेम हैं, ये देखकर बताइए। क्या 4 प्रोडक्ट मानेंगे या कुछ इनमें से सेम है? कोई सेम नहीं है, देखो सब अलग अलग है। इसमें ये तीनों सिस हैं, इसमें इसके ये दोनों ट्रांस हैं, इसमें भी इसके ये दोनों ट्रांस हैं, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है। अगर आप सोचो सर इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर इसको पलट दोगे तो मिथाइल भी पीछे चला जाएगा और ये दोनों अबव आ जाएंगे। तो अब जब ये दोनों अबव आ जाएंगे तो या तो ऐसा दिखाई देंगे या ऐसा दिखाई देंगे, लेकिन उन दोनों में ही मिथाइल अबव है, लेकिन यहाँ पर जब पलटोगे तो मिथाइल बिलो चला जाएगा। मतलब कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है, पहले ये बात बिलीव करिए सब लोग, है ना। क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस रिएक्शन में कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे इस रिएक्शन में बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछता तो 100% सभी के सभी बहुत आसानी से सोते हुए इस क्वेश्चन को सही करके आते, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लिया तो डिफ़िकल्ट कर दिया, ठीक है। तो जब कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है और अपने को मालूम है कि वो डिफ़िकल्ट है, उसको देखने में दिक्कत होती है, तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो जाता है आईटे के लिए, है ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो क्यों ना उसको निवारण किया जाए भाई, जो डिफ़िकल्ट है उसको क्यों नहीं समझ लिया जाए एक बार, वंस एंड फॉर ऑल, ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। उसी को लेकर जूझते रहेंगे, नहीं डिफ़िकल्ट है, नहीं डिफ़िकल्ट है, तो बस ठीक है। तो फिर डिफ़िकल्ट तो सबके लिए है, लेकिन तब भी हर साल सिलेक्शन होते हैं, हर साल बच्चे जाते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये बात दिमाग से पहले निकालना चाहिए अपने को, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ डिफ़िकल्ट हम लोग बना देते हैं, है ना। चलिए, तो बताओ कितना प्रोडक्ट बना? 4 बना, ये तो सही है ना। अच्छा, इसमें मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कितने एनेंशियोमरिक पेयर हैं, है ना, कितने एनेंशियोमरिक पेयर हैं, मतलब इसमें कोई 2 आपस में एनेंशियोमर हैं क्या, ये चेक करना है। तो ज़रा देखो, तो इसका यहाँ मिरर अगर हम रख दें ऐसा, तो ये इमेज बनेगा क्या? ऐसा मिरर रख दोगे तो मिथाइल अबव है, मिथाइल अबव आया। OD अबव है, ऐसा मिरर रखोगे तो OD अबव ही आएगा, लेकिन मिरर के पास वाले कार्बन पे आएगा, तो इस पर आएगा। D पीछे है, D इधर आएगा, दिख रहा है। मतलब ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, क्या भाई? और ये दोनों भी आपस में एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। देखो ऐसा अगर मिरर रख दें यहाँ पर तो OD OD D D आ रहा है, तो 2 एनेंशियोमरिक पेयर आ गए,
तो अगर ये और ये आपस में एनेंटियोमर है, ये और ये आपस में एनेंटियोमर है, तो ये और ये आपस में डायस्टेरोमर्स है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोल दूं, है ना, क्योंकि अब क्लासरूम तो नहीं है, क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इसके पास तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? किसी को ऐसा दिखाई दे तो नहीं रहा है कि सर ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये ऐसे काटोगे तो OD का उल्टा D मिलेगा, है ना। किसी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ये और ये एनेंटियोमर है, दोनों बराबर बनेंगे, ये और ये एनेंटियोमर है, दोनों बराबर बनेंगे। नेट सोल्यूशन जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि दो एनेंटियोमरिक पेयर है, ठीक है। कोई पूछे कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो डायस्टेरोमर है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो डायस्टेरोमर है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो डायस्टेरोमर। दिख रहा है ना बात? बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात अगर हम लोग ने समझ ली तो बहुत हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, इसका थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है। ऑल्दो इसकी बातें हम लोगों ने समझ ली हैं और क्वेश्चन केवल के जैसा हम लोग कराया है ठीक वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है ना। मैकेनिज्म पर इस पर भी क्वेश्चन एज सच मैकेनिज्म का कोई पॉइंट देकर क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ, लेकिन ठीक है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई पढ़ा है हमने। तो देखो, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ऐसा ले लिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो डाइबोरेन होता है ना B2H6 और ये THF होता है, तो ये है लुईस एसिड, पढ़ा होगा आपने, और ये है लुईस बेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में ही रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका वही बनाना बॉन्ड होता है, 2 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, पढ़े होगे आप, है ना, पिछले साल। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन लुईस एसिड होता है, ये बात अपने को पता है। तो इन दोनों में लुईस बेस लुईस एसिड रिएक्शन होता है और इस तरह का एक, है ना, एडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसका 2 मोल और इसका भी 2 मोल यहाँ पर लगता है। तो इस तरह से एक एडक्ट बनता है और ये एडक्ट भी ऐसा इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। THF और साथ में BH3, ये लुईस एसिड है, ये इसको कंबाइन करके ये वापस बना देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो THF है वो एक तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है रिएक्शन के लिए, दूसरा इस डाइमरिक जो बोरॉन का हाइड्राइड है ना, डाइबोरेन को मोनोमरिक हाइड्राइड बोरेन में तोड़ रहा है, ठीक है। एक ये काम कर रहा है और फिर यहाँ से एक इक्विलिब्रिया के थ्रू अपने को ये लुईस एसिड मिल जाएगा रिएक्शन कराने के लिए। और दूसरा ये एडक्ट बनाकर ये बोरेन को क्या रखता है, सॉल्यूशन फेज में रखता है, नहीं तो बोरेन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन फेज में रखने के लिए भी, है ना, THF का इस्तेमाल है। तो THF का रोल क्या क्या हो गया, एक कि वो डाइबोरेन को बोरेन में, मोनोमरिक बोरेन में कन्वर्ट करता है, और दूसरा बोरेन को एडक्ट बनाकर सॉल्यूशन फेज में रोके रहता है ना, नहीं तो बोरेन उड़ जाएगा। तो ये मैं बाद में लिखवाऊंगा। तो पहले ऐसा रिएक्शन हुआ और यहाँ से अपने को मोनोमरिक बोरेन मिल जाता है, ठीक है। अब ये बोरेन जो है वो लुईस एसिड है, और अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एल्कीन इज़ अ लुईस बेस, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है पाई बॉन्ड वाला, और ये लुईस एसिड है। तो ये एल्कीन इस पर इस तरह से अटैक करता है ना, ये एल्कीन पाई बॉन्ड, या ऐसे समझ सकते हो कि ये पाई बॉन्ड जो है ये इस पर टूट गया, इस पर आ गया निगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव, ये निगेटिव इस पर अटैक कर गया। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। सर ये पाई बॉन्ड ऐसे ही क्यों टूटा, क्योंकि ये निगेटिव तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे बात। तो ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटता तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आता, और ये निगेटिव जब इस पर अटैक करता तो ये वाला पॉजिटिव होता, जो कि प्राइमरी होता, कम स्टेबल होता, ठीक है। तो इस वजह से ये इसी तरह से बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ये हम लोग बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। बेसिकली ये वही है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है,
कि पाई बॉन्ड टूट गया फिर इधर से इस पर अटैक कर गया, लेकिन अटैक एक्चुअली किसका होता है, सीधा पाई बॉन्ड का हो जाता है, सीधा पाई बॉन्ड उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो ये लुईस बेस की तरह इस पर अटैक किया और फिर एक इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। देखो कैसा बनता है, ट्रांजिशन स्टेट में कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि इस वाले कार्बन का बॉन्ड इस बोरॉन से बनने लगता है। ठीक है, अच्छा ये जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता है वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा तो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना भाई, इस पर नेगेटिव होगा, तो अगर ये बोरॉन नेगेटिव हो जाएगा तो इसका हाइड्राइड देने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। अगर आप याद करें, हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं NaBH4, याद है, इसका स्ट्रक्चर होता है Na+ और BH4-, याद आया कुछ? तो ये हाइड्राइड डोनर होता था ना वहाँ पर, एल्केन्स में पढ़ा था हम लोग। तो क्योंकि बोरॉन पे नेगेटिव है इस वजह से ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे जैसे जैसे नेगेटिव आएगा ये हाइड्राइड यहाँ पर ट्रांसफ़र करने लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा ये हाइड्राइड की तरह निकलने लगेगा और इस कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाने लगेगा। तो इस तरह का इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देता है और अपने को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो एक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, साइक्लिक है, जिसमें ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये H जो है और ये बोरॉन जो है ये इस पाई बॉन्ड के दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे तो दिख रहा है आपको, है ना भाई। पाई बॉन्ड अगर इधर से इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये हाइड्रोजन भी इधर से ही जुड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन टहलते हुए जाएगा और पीछे से आके जुड़ेगा, नो, सेम साइड से दोनों जुड़ेंगे। बोलिए भाई, तो इसीलिए यहाँ पर अभी तक तो सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ओवरऑल भी सिन रहती है। अब जो बॉन्ड टूट रहा था वो बॉन्ड टूट जाएगा, जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये डेलिबरेटली दोनों वेज पर दिखाया गया है, मतलब दोनों सेम साइड ही जुड़ेंगे। ये बन गया। अब देखो सेम चीज़ इसके पास, क्योंकि अभी 2 हाइड्रोजन और है और फिर इसमें से नेगेटिव ख़त्म हो गया तो ये फिर से एक लुईस एसिड बन गया है। तो इसमें 2 इक्विवेलेंट एल्कीन का फिर से अटैक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। तो कुल मिलाकर आफ्टर 2 स्टेप्स, अब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि अब सिर्फ प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री अब भी वैसी ही होगी, मतलब ये H और ये बोरॉन दोनों सेम साइड में होंगे तीनों एल्कीन के। ठीक है, तो ये बन गया अपना ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। और इस ट्राई एल्काइल बोरेन से अब हम लोग कई चीज़ बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो पहले इतना लिख लीजिए, इतना समझ में आ गया सबको, इतना पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे वाले का फिर देखते हैं हम। क्लियर कर रहा हूँ मैं, हाँ? आइए भाई, अब देखो ये जो अपना ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया है, ठीक है, इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसा ही है, लेकिन बस लिखने के लिए बना दिया गया है ना, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो बात। तो अगर इसका रिएक्शन अगर हम लोग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन करा देगा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ से बोरॉन हटकर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, CH2 और OH भी आएगा सेम साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अच्छा, इसका मैकेनिज्म
बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर OH आ जाएगा, है ना। तो ये H और ये OH दोनों सेम साइड इस तरह से आ जाएंगे, तो अल्कोहल अपने को बन जाएगा और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन करा देता है H2O2, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली अब ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया, है ना। अब इससे हम लोग और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नहीं है, वो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का है। देखो मेरी बात समझे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये रिएजेंट जब हम लोग ले रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेप कहलाया, पहला हाइड्रोबोरेशन हुआ। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 ले रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेप कहलाया, लेकिन इससे हम लोग और भी कंपाउंड्स बनाते हैं। अब वो ऑक्सीडेशन नहीं है, अब वो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का है। कैसा है? ऐसे समझिए कि बोरॉन और कार्बन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरॉन कम है। मतलब हम लोग ऐसा रफली समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग CH3COH के साथ करा दें, तो इस H पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, यहाँ से ये H+ खींच लेगा, तो यहाँ पर CH3 CH, H ऐसा था CH2, और यहाँ से जो H आएगा वो भी सिन ही रहेगा, है ना। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं सिन, यहाँ पर भी लिख देते हैं क्या, सिन ही रहेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन यहाँ पर सिन और एंटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कायरल ही नहीं बना। तो बस ये समझाने के लिए लिखा गया है कि ये H और ये जो इससे आ रहा है ये दोनों सेम साइड होंगे। अगर हम लोग ऐसा समझें कि मान लो हमने ले लिया CH3COOD, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CHH, और यहाँ पर आ जाएगा CH2D। मतलब ये जो H डाइबोरेन से आया था और ये जो D है ना यहाँ से आ रहा है, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव है, ये दोनों हमेशा सिन ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग हैलोजन के साथ करा दें, ब्रोमीन के साथ, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो हम लोग अभी समझेंगे, है ना। हैलोजन्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। तो इस पर भी ये निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करके इस ब्रोमाइड को बाहर कर देगा, तो यहाँ पर भी CH3CH H और CH2 ऐसा ब्रोमीन ऐसा आ जाएगा। मतलब ये जो ब्रोमीन यहाँ से जुड़ा है, ये जो डाइबोरेन से H आया था, ये दोनों आपस में सिन रहेंगे, यहाँ पर भी, है ना, और यहाँ पर भी। आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, क्या है ना। ये रिडक्शन हो गया है, ये ऑक्सीडेशन हो गया है, और ये हैलोजनेशन हो गया है ना। जो एल्कीन था, उस एल्कीन पर दोनों जगह पर हाइड्रोजन आ गए क्या। तो एल्कीन पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दिए हो तो रिडक्शन हो गया है, समझ गए बात ना। तो डाइबोरेन जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग कोई, है ना, इस तरह का एसिड ले ले तो क्लियर हुआ इतना बात। तो ट्राई अल्काइल बोरेन तक अपने को समझ में आया। फिर अगर एरो पर ऑक्सीडेशन स्टेप है तो अल्कोहल बना दोगे, अगर इसमें से एसिड्स हैं तो ये बना देंगे, हैलोजन है तो ये बना देंगे, ठीक है। तो एक यूजफुल इंटरमीडिएट टाइप का है ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी सिन। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। आइए कुछ क्वेश्चंस किया जाए और इस पे। B2D6 THF और दूसरा CH3COOT, ठीक है। जरा बनाइए तो क्या बनेगा। अब देखो कर लिया है इसको। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ हिसाब से जोड़ना है, तो यहाँ से अब इसमें तो दोनों ही H और T है ना, मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, तो किधर किसको जोड़ेंगे। तो आप एक काम करो, जब अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको
वही मानो, आप कहीं रफ में, है ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको अगर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कौन कहाँ जा रहा है, अगर इसमें दिक्कत हो तो आप कहीं रफ में ऐसा लिख लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर लो, तो इसमें एक जगह H और एक जगह OH आएगा, है ना। तो अगर मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ H और यहाँ OH आता, मार्कोनिकॉफ होता तो ऐसा आता, तो यहाँ तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर H जो कि आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर D और यहाँ पर OH कर देंगे। समझे इतनी बात? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो आप जनरली कंफ्यूज होते हो कि कौन सा H कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो कि एक रफ में ऐसा लिख लो और मार्कोनिकॉफ पहले लिख लो कि H यहाँ और OH यहाँ, हाइड्रेशन ही होना है, लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, तो H यहाँ और OH यहाँ। अब H की जगह पर यहाँ से D आ रहा है तो यहाँ D और यहाँ OH आ रहा है तो H, तो अब D तो यहाँ पे फिक्स हो गया, इसमें भी D यहीं से आएगा, और इसकी जगह पर ये है तो T आएगा यहाँ पर, नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर T जोड़ूंगा और यहाँ पर D जोड़ूंगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिन एडिशन है, तो सिन मतलब मान लीजिए एक बार मिथाइल ऊपर है तो D नीचे से जुड़ा और T नीचे से जुड़ा, ये बनेगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इस बार D ऊपर, मिथाइल नीचे और T ऊपर, तो मेरे हिसाब से यही दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। दो कायरल सेंटर है इसके पास, देखो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो ये नहीं कितना मिलेगा, तो 2 के पावर 2 4 कर दिए, नहीं, क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों पीछे से जुड़ेंगे या दोनों ऊपर से जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एंटी जुड़े, एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसा नहीं होगा। तो यही दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे और इन दोनों में रिलेशन बता दो मुझे, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन बताइए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ मेरे रख दूँ बोर्ड के आगे ऐसा, तो जो ग्रुप्स पीछे हैं वो आगे आ गए, जो आगे था वो पीछे चला गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर्स हो गए। आ रही कहानी समझ में? ठीक है ना, तो ये एनेंशियोमर्स बन जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा ना। क्या बोलोगे इसको, सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, रेसिमिक मिक्सचर मिला है। चलिए ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलो, कैसे प्रोडक्ट लिखना है वो भी क्लियर हो गया, बस इसमें इतना ही पॉइंट था। अब नीचे एक पॉइंट और लिखो, नोट करके लिखो, पॉइंट नंबर 1 नोट करके लिखिए कि 6 moles of alkenes reacts with 6 moles of alkenes reacts with 1 mole of diborane. 6 moles of alkenes reacts with 1 moles of diborane. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रोल ऑफ THF is to produce monomeric borane, and to keep borane in the solution phase, ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात। चलो भाई, अब नेक्स्ट लिखो रिएक्शन जो है, लिखो रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। एल्कीन का रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। एक एल्कीन ले लिए और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कोल्ड मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रखा है।
तो हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन पढ़े हैं एल्कीन का। डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, हाइड्रेशन करा देता है, याद है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ है जैसा H2SO4 था। सबसे पहले H+ इस पर करेगा अटैक, यही वाला स्टेप क्या होगा भाई, RDS होगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH+ और यहाँ पर आ जाएगा CH2H। तो कार्बोकैटाइन बना है, और क्योंकि यही RDS है तो ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ग्रेटर दी रेट, सेम वही बात। दूसरा कार्बोकैटाइन बना है तो क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कोई दिक्कत। लेकिन सेकेंड स्टेप में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है तो वाटर बहुत कम है। तो अगर वाटर बहुत कम है तो यही एज न्यूक्लियोफाइल इस पर मेजरली अटैक कर जाएगा, और CH3 CHO SO3H CH3 है ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है ना, मतलब एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन हटाकर कौन आ गया, एल्काइल, तो इसलिए नाम हो गया है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगा कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, ठीक है। अब मान लो इसमें अगर कोई वाटर डाल दे ढेर सारा, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये फिर से बाहर हो जाएगा, वाटर एज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, और बन जाएगा CH3 CHOH और यहाँ पर CH3। समझ में आई ना बात। तो अगर एल्कीन और H2SO4 लिखा है, डाइल्यूट H2SO4, तो हाइड्रेशन कराओगे, मतलब अल्कोहल बनाओगे। और अगर स्पेसिफिकली लिखेगा, ये बात है ना, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर लिखा है तो ये प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर हुआ इतना बात। कोल्ड सिचुएशन क्यों चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हीट कर दोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो कार्बोकैटाइन बन के फिर से ये H+ बाहर करके फिर से एल्कीन बना देगा। याद कीजिए E1 मैकेनिज्म, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते थे, ये कार्बोकैटाइन बनता था और फिर यहाँ से H+ खींच के वापस वो बना देगा। तो अगर यहाँ पर जब भी देगा आपको कोल्ड ही देगा, हीट लिख देगा तो कोई मतलब नहीं है, वापस यहीं आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर लिखो, फिर लिखिए एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। और हैलोजेंस जनरली कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। और इंटर हैलोजन कंपाउंड भी लिया जा सकता है, लेकिन जनरली ये है, इंटर हैलोजन भी इसी में समझ जाएंगे हम लोग। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में एक पॉइंट पहले लिख लिया जाए, एक पॉइंट लिखिए, एल्कीन्स रिएक्ट्स, लिखिए एल्कीन रिएक्ट्स रेडिली, है ना, रेडिली, READILY, रेडी से रेडिली ना। तो एल्कीन रिएक्ट्स रेडिली विथ हैलोजेंस, है ना, बहुत even at low temperatures. Alkenes reacts readily with halogens even at low temperatures, है ना। तो एक बढ़िया बात है कि जैसे मान लो अगर हम लोगों ने कोई एल्कीन ले लिया है CH2 है ना, और इसका रिएक्शन मान लो हम लोग ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग CCl4 ले लेते हैं या CH2 ले लेते हैं, और ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं और नॉन न्यूक्लियोफिलिक भी हैं, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये नॉन पोलर है, CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, CH2 का भी स्ट्रक्चर बनाओगे लीनियर CO2 जैसा, उसका भी 0 होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन न्यूक्लियोफिलिक है ये सॉल्वेंट, इनमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नहीं है ना। ये मत सोचो कि सर यहाँ लोन पेयर तो है, नहीं, प्रोडक्ट भी कुछ बनना चाहिए। तो इस वजह से ये सॉल्वेंट्स नॉन पोलर और नॉन न्यूक्लियोफिलिक हैं।
और जब इसका ब्रोमीन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इवन एट -9 डिग्री सेल्सियस भी अगर हम लोग ले लेंगे तो बड़े आसानी से, है ना, मिनटों में ये रिएक्शन हो जाता है और ब्रोमीन जो है ये एंटी आकर जुड़ता है। तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है, ठीक है, मतलब हैलोजेनेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन, ठीक है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन टेस्ट ऑफ एल्कीन को भी सर्व करता है, क्योंकि अपने को पता है कि ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन, और ये जो कंपाउंड मिला इसमें ब्रोमीन टूट चुका है तो इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि डी कलराइजेज ब्रोमीन, है ना, कलर ऑफ ब्रोमीन। तो एल्कीन को अगर हम लोग ब्रोमीन में डाल दें या ब्रोमीन को एल्कीन में डाल दें तो उसका ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन ऑल्सो सर्व्स एज टेस्ट ऑफ एल्कीन्स। समझ गए बात? एल्कीन का टेस्ट करने के लिए भी ब्रोमीन इस्तेमाल होता है। सिमिलरली मान लो अगर हम लोग कोई और हैलोजन ले लें, मान लो हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना, यहाँ पर भी टेम्परेचर अगर -9 डिग्री सेल्सियस तक भी कम रखें तो बड़े आसानी से क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन अबव और एक क्लोरीन बिलो आके जुड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी एंटी एडिशन होगा, मतलब सेम बातें हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये हुआ भाई हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। इसका थोड़ा मैकेनिज्म समझा जाए, कैसे बनता है, क्या होता है, फिर बाकी बातें करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए सब लोग। देखो, अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग समझें कैसे अटैक होता है, बहुत सिंपल है। जैसे देखो ऐसा है, मान लो हम लोगों ने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, सबको मालूम है, इसके पास पाई क्लाउड है, और ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह सर्व करता है। ब्रोमीन क्या, कोई भी हैलोजन, ठीक है, हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है, अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझें, है ना, दोनों एस्पेक्ट ही आसान है। अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझें तो ये ब्रोमीन जब इस पाई बॉन्ड से टकराता है, जब कोलाइड, जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तभी रिएक्शन होता है ना। तो जब ये ब्रोमीन इस पाई बॉन्ड से टकराएगा तो इस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस ब्रोमाइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। याद है ना कि जब दो कोलाइड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पोलराइजेबल एटम है, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस ब्रोमीन पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। जब कोलाइड कर रहे होंगे तो इस ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है हवा में इस ब्रोमीन की तरफ। ऑफकोर्स जिधर बॉन्ड है उधर ही शिफ्ट होगा, अब कहीं ये बगल में तो उठा के रख नहीं देगा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नहीं। तो ये इस वजह से इस ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर देता है। समझ के बात? तो जब ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ये ब्रोमाइड अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे समझ सकते हैं कि देखो भाई ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर गया, ये ब्रोमाइड यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। अब क्योंकि इस ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर भी है ना, तो अगर इस ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर है और बगल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये लोन पेयर इमीडिएटली इस पर बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना। क्या क्या हुआ भाई, ये पाई बॉन्ड टूटा इसी तरह से कि इस पर आया नेगेटिव, इस पर आया पॉजिटिव। क्यों ऐसे टूटा? क्योंकि ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, ये नेगेटिव भी ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये नेगेटिव इस पर अटैक कर गया, ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप है, बाहर चला गया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, है ना। और जब ये इस पर अटैक किया, ये बाहर चला गया,
और फिर इसके लोन पेयर से इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये सारा स्टेप क्या होता है, एक साथ होता है, ठीक है। सारा स्टेप एक साथ, मतलब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा बात जैसा हो रहा है वो समझते हैं, ठीक है। ऐसा समझो, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इसको साथ बॉन्ड बनाने लग रहा है, दिख रहा है, और इमीडिएटली ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लग रहा है, और उसी समय ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का एक इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा। मतलब होता क्या है कि ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड पहले टूट गया फिर वो उस पर अटैक किया फिर दूसरी तरफ से, ऐसा नहीं, ये तीनों स्टेप क्या हो रहे हैं, एक साथ, ठीक है। पाई बॉन्ड सीधा ब्रोमीन पर अटैक कर रहा है, ब्रोमाइड बाहर निकल रहा है, एक इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना। क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, तो ऐसा जब हो जाएगा तो अपने को ऐसा बनता दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखना, बोलो गड़बड़ तो नहीं हुआ? सॉरी, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ये इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बना और फिर यहाँ से ऐसा इंटरमीडिएट बना, इसका नाम होता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन या साइक्लिक हैलोनियम आयन, ठीक है। कोई भी हैलोजन होगा तो हैलोनियम आयन। अब यहाँ पर प्लस चार्ज कैसे आया, ये अगर कोई पूछे तो, है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज कैसे आया, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका जब इससे बॉन्ड हुआ, अभी ये न्यूट्रल है ना, तो जब इस कार्बन का इससे बॉन्ड हुआ और ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, है ना, इस कार्बन का इस ब्रोमीन पर अटैक हुआ, ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया, तो एक बॉन्ड इस ब्रोमीन से बना और एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना और एक बॉन्ड टूटा, न्यूट्रल, क्योंकि एक बॉन्ड बना एक टूटा, एक बनता तो नेगेटिव आता, टूटता तो पॉजिटिव आता, तो न्यूट्रल, और फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया है तो पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस साइक्लिक हैलोनियम आयन बना और इसमें ब्रोमीन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब ये अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन से ब्रोमीन प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ये दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचता है और इस पर दोनों पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब इन दोनों कार्बन पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है, समझ के बाद। तो साइक्लिक हैलोनियम आयन बना और इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बना, बना क्या, वो तो मोमेंटरली दिखाया गया है बस, होता तो ऐसा है, मतलब इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, मतलब नहीं बनता मतलब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इतनी कहानी आई समझ में? अच्छा, तो ये हो गया एक एस्पेक्ट, कौन सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे इलेक्ट्रोफाइल है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से भी ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास है ना, ब्रोमीन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, खाली होता है, ठीक है, मतलब ब्रोमीन के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, खाली है और लो एनर्जी का होता है, तो उसी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये कार्बन अटैक करता है, समझ के बाद। या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इसको वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। किसी भी एस्पेक्ट से अगर हम लोग समझें, कई सारे एक्सप्लेनेशन है इसके क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, लेकिन कुल मिलाकर बस अपने को अब से ये बात ध्यान रखनी है कि हैलोजेंस आर वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और ये इस पर बड़े आसानी से एल्कीन अटैक करता है, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। साइक्लिक हैलोनियम आयन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में सॉल्वेंट जो लिए हैं वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, तो इस पर अब सॉल्वेंट नहीं अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ये जो ब्रोमाइड बाहर गया है, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर गया है, तो अब ये ब्रोमाइड इधर से, क्योंकि इधर से तो पहले ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रोमाइड एंटी अपोजिट साइड से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से, और उस कार्बोकैटायन पे करेगा मेजरली जिस कार्बोकैटायन पर अगर कार्बोकैटायन बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता। कार्बोकैटायन यहाँ बना नहीं है,
लेकिन मेजर अटैक इस ब्रोमाइड का इसी कार्बोकेटाइन पर होगा जहाँ पर कार्बोकेटाइन अगर बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता, ठीक है। इस पर कम अटैक होगा, वो यहाँ से माइनर बनेगा, यहाँ से मेजर बनेगा, ठीक है ना। तो जब ये ब्रोमाइड इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो ऐसा अपने को प्रोडक्ट बनता दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में सबको, है ना। तो ये अपना इस तरह का एंटी प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ बात सबको। तो इसका मैकेनिज़्म सिंपल है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एंटी एडिशन होगा। पहले स्टेप में हैलोजन अटैक करके साइक्लिक हैलोनियम बनाएगा, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और है ना सेकेंड स्टेप में ब्रोमाइड या न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कार्बोकेटाइन अगर बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता। एक काम करिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक आध पॉइंट इसमें लिख लिया जाए, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लिया जाए। इसको नोट करो तो ज़रा जल्दी से। नोट कर लिया है? लिखिए पॉइंट नंबर 1, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कार्बोकेटाइन्स डू नॉट फॉर्म, कार्बोकेटाइन्स डू नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, ठीक है। एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, कार्बोकेटाइन्स डू नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इतनी बात आई समझ में। कार्बोकेटाइन इस पर नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में नहीं बनेगा, है ना। अगर ये जो साइक्लिक हैलोनियम बना है तो चाहे इस तरफ के आर पार्ट या इस तरफ के आर पार्ट में अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन, जैसे मान लो ये अगर रेजोनेंस कर पाए तो वहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है इस रिएक्शन में भी, ठीक है ना। समझाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि कैसे क्या क्यों, लेकिन अभी ये पॉइंट लिख लीजिए ना। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखे कि कार्बोकेटाइन डू नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, बट लिखिए बट इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, if there is a possibility of resonance, then carbocations formed in this reaction, ठीक है। अगर कहीं रेजोनेंस में आ सकता है तो वहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है, ठीक है। लिख लिया इतना पॉइंट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, देन कार्बोकेटाइन्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन याद होगा आपको क्या होते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कि जब एक स्टीरियो आइसोमर से एक ही सेट ऑफ स्टीरियो आइसोमर बने, है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे स्टीरियो सेलेक्टिव है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मालूम है अपने को, क्वेश्चन में और क्लियर होगा, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और बचा है, इसमें रेट की बात अपने को करना है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, जनरली कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। तो जब कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो फिर रेट कैसे अलग अलग एल्कीन का डिसाइड होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग यहीं से बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बढ़ते हैं, है ना।